Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to IPC. IPC की जो लास्ट क्लास थी वो हमारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड थी. अभी हम जो जनरल एक्सेप्शन का डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ. मैं ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें न करते हुए फटाफट से लेक्चर को कंप्लीट कर देती हूँ. मिस्टेक ऑफ लॉ फैक्ट के रिगार्डिंग हमने सेक्शन 76 और सेक्शन 79 दोनों को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करें सेक्शन 77 और 78 को. सेक्शन 77 ये कहता है कि एक्ट ऑफ जज, मान लो जज ने कोई एक्ट कर दिया कोई जुडिशरी के तौर पर, यानी कि जब वो जज की पोजीशन पे है कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, कोई भी वो एक्ट कर रहा है उससे उसको छूट है. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज वन एक्टिंग जुडिशियली, जब वो जुडिशरी एक्ट कर रहा है इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, अपनी पावर का एक्सरसाइज करते हुए, या गुड फेथ में कर लिया, उसने ये सोचा कि उसको वो पावर जो है लॉ के द्वारा दी हुई है, तो उस मामले में उस जज को भी छूट है, उसको भी एक्सेप्शन में वो आ जाएगा. फिर 78 कहता है कि एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट. मान लीजिए कोई जजमेंट पास किया कोर्ट ने, जैसे अब रिसेंटली जो है, काफी रिसेंटली क्या मौजूदा टाइम में शबनम का मैटर काफी ज्यादा चला हुआ है कि शबनम ने 2008 में अपने परिवार के काफी लोगों को मार दिया, उसको फांसी की जो सजा दी हुई है, और कभी भी उसको जो है वारंट इशू हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको फाइनल कर दिया उसके बाद राष्ट्रपति ने भी दया याचिका को खारिज कर दिया था. तो वो जो जजमेंट आ गया है कि इसमें फांसी की सजा है, उस जजमेंट को जो इम्प्लीमेंट करेगा, कोई एक्ट करेगा, जैसे जल्लाद होता है जिसकी वहां ड्यूटी होती है कि उसको फांसी देने के लिए, तो वो जो जजमेंट के और ऑर्डर के बिहाफ में कोई एक्ट कर रहा है उसको भी उससे छूट होती है. नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑफ ऑर्डर कोर्ट ऑफ जस्टिस के परसुएंस में, उसके तहत अगर कोई एक्ट किया जाता है, डन वायलेंस जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स, जब वो जजमेंट और ऑर्डर फोर्स में था वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा. नॉटविथस्टैंडिंग द कोर्ट में हैव हैड नो जुरिसडिक्शन, चाहे उस ऑर्डर को पास करते हुए कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन था या नहीं था, दैट डजंट मैटर. द कोर्ट में हैव नो जुरिसडिक्शन टू पास और सच में ऑर्डर प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स दैट, वो गुड फेथ में बिलीव कर रहा है. जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसने ये बिलीव कर दिया कि उसका वहां पर जुरिसडिक्शन बन रहा था, जुरिसडिक्शन मतलब उसका एरिया था, उसका वो मजिस्ट्रेट का जो इलाका है वो लग रहा था, तो उसके भी सब बिहाफ पे अगर कोई जजमेंट पास कर दिया है तो उसमें भी उसको छूट मिलती है. आगे हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन 77 जो प्रोटेक्ट करता है जज को. सेक्शन 19 जो आईपीसी का वो डिफाइन करता है जज कौन होता है. एज पर द सेक्शन द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली अ पर्सन, सिर्फ वही एक व्यक्ति नहीं होगा जो जज के तौर पर डेजिग्नेट होगा, उसको अपॉइंट किया गया, बट ऑल्सो ए पर्सन, वो व्यक्ति भी होगा जो एम्पावर्ड है लॉ से कि वो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है किसी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, जैसे एसडीएम वगैरह हो गए, डीएम वगैरह हो गए. हालांकि इनके पास जो है कोई ऐसा, इन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया और उस ऑर्डर के तहत कि पब्लिक को डिस्पर्स करना है, अलग अलग बिखेरना है, तो इस प्रकार का जो ऑर्डर है और उससे मान लो कल को कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसके लिए उनको छूट मिलेगी. जजमेंट इन एनी सिविल प्रोसीडिंग ऑल्सो इंक्लूड ए पर्सन हु इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन, उनमें से वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो एम्पावर्ड है उस डेफिनेटिव जजमेंट को देने के लिए. तो कहने का मतलब है सिर्फ एक वो जज जो अपॉइंट किया गया है, जज की कुर्सी पे बैठा, वो नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो एसडीएम है जिसको मजिस्ट्रेट की पावर होती है, और डीएम है, डीसी है जिसको मजिस्ट्रेट की पावर होती है, तो उन पावर को अगर एक्सरसाइज करते हुए कोई भी ऑर्डर पास किया गया और उसकी परसुएंस में कोई किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट कर दिया तो वो क्या माना जाएगा, वो सेक्शन 79 में फॉल कर जाएगा. एलिमेंट क्या है सेक्शन 77 का? And the element of section 77 is that it should not only be an act of a judge. ये सिर्फ एक जज का ही एक्ट नहीं है, but it should also be done by him in course of discharging judicial power. अकेला ये नहीं कि वो जज बना दिया तो बस उसी से ही उसको बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं. उसने जब वो फंक्शन किया था तो वो जुडिशियल पावर होनी चाहिए उसकी. ऐसा नहीं कि जो पावर उसको ग्रांट नहीं की उसको उसने काम कर दिया और कह दिया मैं तो जज हूँ. जज इज प्रोटेक्टेड ओनली फॉर द एक्ट. जज सिर्फ तभी प्रोटेक्ट किया जाएगा जब जो एक्ट है उसने जुडिशरी की है. जुडिशरी का मतलब है कि जब उसने किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए कोई जजमेंट दिया तब वो माना जाएगा कि एक्टिंग जुडिशरी. जुडिशरी का मतलब होता है एडजुडिकेशन होना. एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि बोथ पार्टी को राइट टू हियरिंग दिया गया, दोनों पार्टी को सुनने का मौका दिया गया. उसके बाद अगर कोई जजमेंट निकल के आता है कोर्ट का और जज कोई ऑर्डर करता है तो वो क्या माना जाएगा, एक्टिंग जुडिशरी बोला जाएगा. आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि एक्टिंग जुडिशियली क्या होता है, कि जब जज जो है दोनों पार्टीज को राइट ऑफ हियरिंग का मौका दिया गया है, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचता है. जुडिशियली इसे तहत काम किया, किसी आर्बिट्रेरीनेस ने नहीं, अपने किसी मतलब से काम नहीं किया है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्टिंग जुडिशियली. देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ एक्चुअली क्या होता है. मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब है कि कोई भी लॉ है उस लॉ को
ये माना जाता है कि उस लॉ को जानते हुए भी किसी व्यक्ति ने अगर मान लो कोई क्राइम कर दिया तो उसको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई एक्ट जो है किसी जजमेंट के परसुएंस में किया है या मान लो कोई एक्ट जो है जज ने खुद किया जो जुडिशरी एक्ट कर रहा था, तो उस मामले में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार मुखर्जी के केस में क्या हुआ? द एक्यूज्ड ऑफिसर वाज होल्डिंग टू ऑफिसर्स, वन इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिविजनल ऑफिसर एंड द अदर अ जुडिशियल ऑफिसर एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो जो एक्यूज ऑफिसर था उसको ये माना गया कि एक तो वो जुडिशियल ऑफिस को मेंटेन कर रहा था और एक वो जुडिशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिस को भी मेंटेन कर रहा था। ही ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, उसने एक व्यक्ति को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया हु ऑन एन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एस्टेट, जिसके पास क्या है खेती की जमीन थी। द पर्सन वॉज रिलीज ऑन बेल आफ्टर 3 डेज के बाद उसे बेल दे दी गई। ही फाइल्ड ए सूट फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजमेंट, उसने जो सूट फाइल किया कि उसे जो झूठी पनिशमेंट दी गई थी 3 दिन की, हालांकि उसको कोई पनिशमेंट का प्रोविजन उसके लिए था ही नहीं क्योंकि उसने कोई ऐसा एक्ट किया ही नहीं था। तो ट्रायल कोर्ट ग्रांटेड द कंप्लेनेंट, तो कंप्लेनेंट ने जो है उसको ग्रांट कर दी डिक्री, जो हाईकोर्ट ने भी कंफर्म कर दी। द एक्यूज्ड इसमें जो थे वो व्यक्ति था जो एसडीएम था और आप कह सकते हो कि वो डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोजीशन पे था। फिर ट्रायल कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, हाई कोर्ट ने भी ग्रांट कर दिया। अब जिसके खिलाफ ग्रांट किया उसको तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि जब एक बार पनिशमेंट कुछ मिल गई है तो उसके बाद इश्यू तो राइज होता ही है। द एक्यूज ने डिफेंस लिया कि ही ऑर्डर्ड द अरेस्ट ऑफ ए कंप्लेनेंट बोनाफाइड एक्सरसाइज, ने जो है बोनाफाइड एक गुड फेथ में अच्छी सोच के साथ जो है अपनी पावर का एक्सरसाइज किया था और उसमें उस व्यक्ति के लिए किया था जो कुछ भी ऑफेंस में इन्वॉल्व था। द सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था सिंस द एक्यूज्ड ऑफिसर एक्टिंग इन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी एंड नॉट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज ए मजिस्ट्रेट, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि वो उस टाइम में एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में था, यानी कि एग्जीक्यूटिवली वर्क कर रहा था तो वो किसी भी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए उसे किसी प्रकार की प्रोटेक्शन इसमें नहीं दी गई। तो ये एक लैंडमार्क केस आप कह सकते हो। अगला केस डिस्कस कर लेते हैं, नया दया शंकर वर्सेस हाई कोर्ट। तो पहला बात के केस में क्या हुआ, एक जुडिशियल ऑफिसर जो था उसको फाउंड कॉपिंग वाइल राइटिंग हिज सेमेस्टर एलएलएम का एग्जाम लिख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि द कंडक्ट ऑफ द पिटिशनर वाज अनवर्दी ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर, कि जो कंडक्ट था जो पिटिशनर का वो जुडिशियल ऑफिसर के हिसाब से नहीं था। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट हैव 2 स्टैंडर्ड, जुडिशियल ऑफिसर के 2 स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। वन इन द कोर्ट की कोर्ट में कुछ अलग नियम है और बाहर कुछ अलग है। दे मस्ट हैव ओनली 1 स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी उनकी होनी चाहिए। इट हैड द डिसमिसल ऑफ पिटिशनर, जुडिशियल सर्विस से उसे डिसमिस कर दिया गया। अच्छा भला जज लगा हुआ था, क्या जरूरत थी उसे एलएलएम में एग्जाम देने की और फिर उसको नकल करने की, छोड़ देता नहीं अगर एग्जाम क्लियर हो पाता। लेकिन क्या करें कि जो हमारी एक डिजायर होती है आगे अपने, क्योंकि जब एलएलएम का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो कुछ इंक्रीमेंट्स वगैरह ऑफिसर्स को लगती हैं, तो उनको ये लालच हो गया और इस वजह से लालच के चक्कर में सब कुछ ही खत्म हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 78 की। एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर, एक ऐसा एक्ट डन किया गया है जो जजमेंट और ऑर्डर के परसुएंस में है, उस ऑर्डर के तामील करने के लिए है। सेक्शन 78 विद सप्लीमेंट, जो सेक्शन 77 का सप्लीमेंट है, अगर एग्जाम में आ जाता है सेक्शन 78 उसको कुछ वाइड इंटरप्रेट कर रहा है। प्रोटेक्ट करता है मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स, और मिनिस्ट्रियल ऑफिसर का मतलब जो 4th ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं जैसे जल्लाद हो गए, पीएन हो गए, ये कुछ एक चौकीदार वगैरह हो गए। तो कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्ट करता है मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स को और दूसरों को जिनको जो है कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर मेकिंग द प्रोटेक्शन गिवन टू जजेस मोर इफेक्टिव टू इंश्योरिंग जुडिशियल ऑफिसर्स एंड डायरेक्शन, क्योंकि वो क्या करते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि जजेस के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको इफेक्टिव तरीके से लागू करवाने के लिए इनका अहम रोल होता है। सेक्शन 78 जैसे कि मैंने मेंशन किया पहले ही कि प्रोटेक्ट करता है मिनिस्ट्रियल एंड अदर स्टाफ हु मे बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इफ सच इम्यूनिटी वाज नॉट एक्सटेंडेड, अगर इस प्रकार का कोई इम्यूनिटी मतलब छूट अगर नहीं दी गई होती, देन एग्जीक्यूटिंग और इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट्स ऑर्डर वुड बिकम इम्पॉसिबल। अगर ये छूट नहीं होती तो कौन व्यक्ति ये चाहता कि वो इसके चक्कर में, अपनी जॉब के चक्कर में अपनी लाइफ को खत्म कर दे या कोई अपने ऊपर ब्लेम लगाए। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर इम्यूनिटी नहीं दी होती तो ना तो कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता ना इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। द प्रोटेक्शन एक्सटेंड इवन इफ द कोर्ट ऑर्डर परसुएंट टू विच द पर्सन मे एक्ट वाज एक्चुअली विदाउट और इन एक्सेस ऑफ, चाहे ये जो एक्ट है उसने किया है, ये जो काम उसने किया है वो चाहे उसकी एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन में हो या विदाउट हो, तब भी क्या है उसको प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोवाइडेड द पर्सन हु वाज एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर बिलीव्ड, ये प्रोवाइजर दिया कि जो भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, तो कोर्ट जो उससे कंसर्न है उसके पास ऐसा जुरिसडिक्शन बनता है। हाउएवर प्रोटेक्शन
हालांकि जो प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 78 है कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ओरल ऑर्डर। मान लो जज ने कोई ओरल ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया जो है, कोर्ट कह रही है कि ओरली बोल दिया, उसे रिटर्न में कुछ भी ऑर्डर नहीं पकड़ाए हाथ में, तो उस मैटर में कोर्ट जो है वो उसको अलाउ नहीं करेगी। आगे हम आगे को लैंडमार्क जजमेंट कर लेते हैं। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस 30 हजारी कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये 1991 का केस है। इसमें क्या हुआ, सर्टेन डायरेक्शंस जो है अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर के रिगार्डिंग बोला गया। क्या है कि अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है उस पोस्ट पर अपॉइंट और उसने कोई अपराध भी कर दिया तो उसके लिए कुछ डायरेक्शंस, कुछ गाइडलाइंस दी गई थी इस केस में। तो इन दिस केस द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नाडियाड का जो था गुजरात में हैज एंटेगोनाइज्ड द लोकल पुलिस का विरोध किया। एंटेगोनाइज का मतलब होता है विरोध करना। ए फॉल्स चार्ज ऑफ हैविंग कंज्यूम लिकर इन ब्रीच ऑफ प्रोहिबिशन लॉ एनफोर्स इन स्टेट ऑफ गुजरात वर फोस्टेड टू हिम। तो एक झूठा चार्ज जो है लिकर अपने पास स्टोर करने का, लिकर कंज्यूम करने का, वो ब्रीच जो है गुजरात सरकार में पाबंदी है कि लिकर वहां कंज्यूम नहीं होता, तो उस मैटर में फॉल्स चार्ज उस ऑफिसर पर लगा दिया गया, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर लगा दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने अरेस्ट किया, असॉल्ट किया, उसे परेशान किया, मेंटली टॉर्चर किया, हैंडकफ किया, उसको हथकड़ी पहनाई सीजीएम को, टाइड हिम विद अ थिक रोप लाइक एन एनिमल, और जानवर की तरह उसे रस्सी में बांध के लेके गए। मेड अ पब्लिक एग्जीबिशन, और जैसे फिल्मों में हम देखते हैं ना, जैसे खास करते जिसविनी मूवी के अंदर क्या होता है कि इनको पकड़ के सड़कों पर लेके जाना, उस तरीके से एग्जीक्यूट करते गए। सेम कंडीशंस टू द हॉस्पिटल, और इसी प्रकार से मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी उसका इसी प्रकार से हुआ। Photographs of the CGM in handcuff with a rope tied around his body along with the coastal published। ये फोटो जो है न्यूज़पेपर में पूरे के पूरे देश में पब्लिश होगी। जब ऐसी कोई फोटो पब्लिश हो जाएगी तो देखिए कुछ इश्यू तो अराइज होना ही होना है, तो वहां पर इश्यू अराइज हो ही गया। जब इश्यू अराइज हो जाता है ना, कहने का मतलब है कि एक डेजिग्नेट अथॉरिटी है, एक बहुत अच्छी ओहदा है, उस ओहदे पर आप किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसे नहीं लेके जा सकते। तो फिर क्या हुआ आगे, सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। उन सारे के सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की, अवमानना की प्रोसीडिंग चलाई, एंड ऑल्सो पनिश्ड देम फॉर द सेम, और उसके लिए पनिशमेंट भी दी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ साथ द कोर्ट ऑल्सो इश्यू डायरेक्शन दैट, कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी कि इफ अ जुडिशियल ऑफिसर इज टू बी अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस, अगर किसी ऑफेंस के लिए आप जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करते हो, इट शुड बी डन अंडर इंटीमेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो आपको उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट जज को देनी पड़ेगी, हाई कोर्ट को। इफ सर्कमस्टेंसेज नेसेसिएट, अगर जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा डिमांड है, इमीडिएट अरेस्ट करना है, उसी टाइम अरेस्ट करना है, फॉर्मल और टेक्निकल अरेस्ट में बी अफेक्टेड एंड द सेम बी इन्फॉर्म्ड, वो भी अगर आपको अरेस्ट करना पड़े तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी इन्फॉर्म करोगे, डिस्ट्रिक्ट जज को भी। On arrest, the judicial officer shall not be taken to the police station without prior order of the district judge। बिना डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के, प्रायर ऑर्डर के जो है पुलिस स्टेशन में भी उसको नहीं ले जाया जा सकता। The Supreme Court also directed that in all instances when judicial officer arrested, handcuff should not be used। और जुडिशियल ऑफिसर को अगर आप अरेस्ट करते हो तो हैंडकफ भी जो है वहां पर यूज नहीं किया जाएगा। ये स्पेशली बात जो है कोर्ट ने इसमें कह दी। तो यानी कि एक जुडिशियल अथॉरिटी एक इतनी ज्यादा रिस्पेक्टेड पोस्ट है, उस पोस्ट पर बैठा अधिकारी है, उसको आप इस तरीके से कुत्ते और जानवरों की तरह घसीट कर लेके जाओ, दैट इज नॉट गुड। तो जस्टिस सिस्टम तो वैसे ही इतना ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, तो उस चीज के लिए आप जो है उसे नहीं लेके जा सकते। तो ये है लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केस, ये पूछा जा सकता है। तो ये मैं इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको आपने अलग से माइंड में रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अगर ये सोचते हो कि हमें जो है फ्यूचर में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको इसको अच्छे से कवर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है जिसको आपने अच्छे से कवर करना है और इसको आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवाती हूँ, वैसे मैं ज्यादा फोकस करती भी नहीं हूँ। तो आज का हमारा सेक्शन 78 जो है मिस्टेक ऑफ लॉ यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर आपके पास किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो कमेंट कीजिए मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम आप वीडियो को देख रहे हो, आपको लगता है फ्यूचर में आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इशू टाइप करेंगे तो मेरा जो चैनल है वहां आ जाएगा। वहां आपको ये जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बिहाफ में जो वीडियो बना रही हूँ, वो सारे की सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी।
अपनी तैयारी करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, पंक्चुअलिटी रखिए अपने आप में, कॉन्सेंट्रेट कीजिए. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.